जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। बात कर लेते हैं आज की दिन भर की सारी बड़ी खबरों की, जहां सबसे पहले आपको बताएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जापान चीन के लिए रवाना होने से पहले फिर एक बार अमेरिका ने भारत को बहुत बड़ी धमकी दे दी है दोस्तों। टैरिफ को लेकर कह दिया अगर इंडिया नहीं झुका अब भी तो हम ये बड़ा कदम उठाएंगे। वहीं आपको बताएंगे भारत का क्या रिएक्शन रहा दोस्तों। साथ ही साथ मोदी जी की चीन यात्रा से पहले चीनी सेना ने कहा सीमावर्ती क्षेत्रों की भारत और चीन एक साथ करें सुरक्षा। जी हाँ, बताएंगे कैसे टैरिफ वॉर के बीच भारत और चीन के संबंध बेहतर होते जा रहे हैं। तो वहीं आपको बताएंगे कैसे बलूचिस्तान के नाम पर डोनाल्ड ट्रंप को फंसा देंगे आसिम मुनीर। पाकिस्तानी आर्मी चीफ अमेरिका को फिर से उन इलाकों में लौट जाएगा जिन्हें बाइडेन ने दोहा समझौते का हवाला देते हुए छोड़ दिया था दोस्तों। तो वहीं पूरी दुनिया में जुबानी जंग लड़ने वाला अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपने देश के डिफेंस पर जरा भी ध्यान देते नजर नहीं आ रहे। बताएंगे दोस्तों एयर शो की तैयारी के दौरान कैसे F-16 लड़ाकू विमान हुआ दुर्घटनाग्रस्त। तो वहीं अलास्का में अमेरिकी F-35 भी बुरी तरह हुआ क्रैश दोस्तों। एक ही दिन में दो सबसे बड़ी खबर आ रही है जिसने अमेरिका को चौंका कर रख दिया दोस्तों, तगड़ा झटका दे दिया। साथ ही साथ आपको बताएंगे आज अगर लोकसभा चुनाव होते हैं दोस्तों तो किसकी बनेगी सरकार। एक बहुत बड़ा सर्वे निकल कर सामने आया है। वहीं अगर आज बिहार में चुनाव हो जाए तो कौन मारेगा बाजी, ये सारी सर्वे आपको बताने वाले हैं चुनाव से पहले। और प्रधानमंत्री मोदी के बाद कौन हो सकता है पीएम का दावेदार, किसको मिले ज्यादा परसेंटेज ऑफ सपोर्ट फॉर द पीएम फेस, ये सारी जानकारियां एक एक करके आपको विस्तार से बताने वाले हैं। बस आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी मानते हैं कि ये नया भारत किसी के दबाव में नहीं आने वाला और अपनी स्वतंत्र नीति से हर एक विरोधियों को पस्त कर सकता है तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद कह दीजिएगा। बात कर लेते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की, जहां आपको बता दें लेटेस्ट जानकारी, जापान चीन के लिए रवाना हो चुके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और कुछ ही क्षण में लैंड करने वाले हैं जापान में। बता दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जापान और चीन की यात्रा पर रवाना हो गए। इस दौरान उन्होंने भरोसा जताया कि ये दौरा भारत के हितों को आगे बढ़ाने में मदद करेगा, साथ ही क्षेत्रीय वैश्विक शांति और आपसी सहयोग को मजबूत करने में सहायक होगा। यात्रा के पहले चरण में प्रधानमंत्री मोदी जी 29 और 30 अगस्त को जापान जाएंगे। इसके बाद वे चीन जाएंगे जहाँ वे शंघाई सहयोग संगठन एससीओ के वार्षिक शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी जी ने प्रस्थान करने से पहले कहा कि वो तियानजिन में होने वाले शिखर सम्मेलन के दौरान चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मिलने के लिए उत्सुक हैं। जापान में पीएम मोदी जी अपने जापानी समकक्ष शिगेरू इशिबा के साथ शिखर वार्ता करेंगे। जापान यात्रा को लेकर प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि इस दौरान ध्यान विशेष राजनीतिक और वैश्विक साझेदारी को अगले स्तर पर ले जाने पर होगा, जिसने पिछले 11 वर्षों में लगातार महत्वपूर्ण प्रगति की है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि जापान यात्रा के दौरान आपसी सहयोग को नई ऊंचाई पर ले जाने, आर्थिक और निवेश संबंधों का दायरा बढ़ाने, एआई और सेमीकंडक्टर जैसी नई तकनीकों में साझेदारी को आगे बढ़ाने का लक्ष्य होगा। उन्होंने ये भी कहा कि ये यात्रा भारत और जापान के सभ्यतागत और सांस्कृतिक संबंधों को और मजबूत करने का अवसर होगी। यात्रा के दूसरे चरण में प्रधानमंत्री मोदी जी 31 अगस्त और 1 सितंबर को चीन के तियानजिन जाएंगे। वहां वे एससीओ शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि भारत साझा चुनौतियों का हल निकालने और क्षेत्रीय सहयोग को गहरा करने के लिए एससीओ देशों के साथ मिलकर काम करने को प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि जापान यात्रा के बाद वे चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के निमंत्रण पर तियानजिन में होने वाले एससीओ शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। उन्होंने बताया कि भारत एससीओ का सक्रिय और रचनात्मक सदस्य है और अपने कार्यकाल के दौरान भारत ने इनोवेटिव, हेल्थ और कल्चरल आदान प्रदान जैसे क्षेत्रों में नई पहल की है। ऐसे में दोस्तों आप सभी लोग प्रधानमंत्री मोदी जी को हैप्पी जर्नी एंड ऑल द बेस्ट कमेंट में भारी मात्रा में कह दीजिएगा। दोस्तों आपको बता दें सबसे बड़ी खबर तो ये है कि मोदी जी के दौरे से पहले जापानी अधिकारियों ने अमेरिकी यात्रा ही रद्द कर दी दोस्तों। होनी थी डील लेकिन मच गया बवाल। बता दें आखिर क्यों। दरअसल जापान के शीर्ष व्यापार वार्ताकार रयोजेई अकाजावा ने गुरुवार को आखिरी समय में अपनी अमेरिका यात्रा रद्द कर दी। इससे दोनों देशों के बीच $550 अरब के यानी $550 अरब के निवेश पैकेज को अंतिम रूप देने में देरी होने की संभावना बढ़ गई। ये पैकेज जापान ने अमेरिका द्वारा लगाए गए कठोर टैरिफ यानी आयात
आयात शुल्क को कम करने के बदले में प्रस्तावित किया था। सीधे शब्दों में कहें तो जापान ने ट्रंप से ट्रेड डील के बदले में वादा किया था कि वो अमेरिका में 550 अरब डॉलर निवेश करेगा और अमेरिका टैरिफ में ढील देगा। हालांकि अब जापान इससे बहुत ज्यादा फेडअप हो चुका है, परेशान हो चुका है। यहाँ दोस्तों इंटरेस्टिंग बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के दौरे से ठीक पहले जापानी अधिकारियों ने अपनी अमेरिकी यात्रा रद्द की। बता दें कि भारत इस समय ट्रंप के सबसे ज्यादा 50% टैरिफ की मार झेल रहा है। भारत के अलावा केवल ब्राजील ही एक ऐसा देश है जिस पर 50% का टैरिफ लगा है। वहीं आपको बता दें अगर इंडिया नहीं झुका तो टैरिफ नहीं हटाएंगे भारत पर से। जी हाँ, टैरिफ वॉर पर अब ट्रंप के सलाहकार ने भारत को दे दी बहुत बड़ी धमकी। दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप के भारत पर टैरिफ बम के बाद दुनिया भर में इसी की चर्चा हो रही है। ट्रंप के इस फैसले का खुद अमेरिकी सांसद ही विरोध कर रहे हैं और इसे अमेरिका के हितों के खिलाफ बता रहे हैं। हालांकि ट्रंप भारत द्वारा रूसी तेल खरीद के खिलाफ टैरिफ लगाने को सही बताते हुए अड़िग हैं। इस बीच डोनाल्ड ट्रंप के शीर्ष आर्थिक सलाहकार ने भी भारत सरकार को रूसी तेल खरीद के खिलाफ धमकी दी है। अमेरिकी राष्ट्रीय आर्थिक परिषद के निदेशक केविन हैजेट ने चेतावनी दी है कि अगर भारत रूसी कच्चे तेल के व्यापार पर लगाम लगाने में विफल रहता है तो अमेरिकी राष्ट्रपति किसी भी तरीके से टैरिफ नहीं हटाने वाले हैं। केविन हैजेट ने भारत सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि अमेरिका भारत की व्यापार वार्ता अब जटिल हो चुकी है और भारत अमेरिकी उत्पादों के लिए अपने बाजार खोलने में अड़ियल रवैया अपना रहा है। ऐसे में अगर यही रवैया रहा भारत का तो हम इन टैरिफ को भारत पर से नहीं हटाने वाले। यानी कि भारत को इतनी बड़ी धमकी दी है दोस्तों कि अगर लगातार रशिया से तेल खरीदता ही रहा भारत, अपनी हरकतों से बाज नहीं आया तो जो टैरिफ लगा है उसको हटाया नहीं जाएगा। लेकिन आपको बता दें दोस्तों भारत ने भी ठान लिया है कि किसी की मनमानी के आगे नहीं झुकेगा। भारत टैरिफ की धमकी से बेपरवाह और तेज करेगा रूसी तेल की खरीद अपना भारत। बता दे भारत की तरफ से तेल खरीदने का यह फैसला ऐसे वक्त पर किया गया है जब यूक्रेन की तरफ से किए गए ड्रोन हमले में रूसी रिफाइनरी को जबरदस्त नुकसान हुआ है। इसके साथ ही उसकी रिफाइनरी की प्रोसेसिंग कैपेसिटी कम हो गई है। ऐसे में रूसी एक्सपोर्टर्स की तरफ से तेल की कीमतों में कमी की गई है ताकि और बिक्री बढ़ाई जा सके। गौरतलब है कि साल 2022 में मॉस्को पर पश्चिमी देशों के प्रतिबंध के बाद भारत रूस का बड़ा खरीदार देश बन चुका है। सस्ते तेल ने भारतीय रिफाइनर्स को तेल की कीमतों को सामान्य रखने में मदद की है। हालांकि लोगों तक इस सस्ते तेल का फायदा ना पहुंच पाने की वजह से इसकी आलोचना भी हुई है। समाचार एजेंसी रॉयटर्स की रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत अब रूस से कच्चे तेल की खरीद और बढ़ाने जा रहा है। अगस्त के मुकाबले सितंबर में तेल की खरीद में 10 से 20% का इजाफा हो सकता है। दोस्तों वाकई में भारत ने ठान लिया है कि इस दोगले देश अमेरिका की बात तो नहीं मानेगा भारत, और पुतिन जैसे दोस्त को कभी खोना नहीं चाहेगा। भारत के इस डिसीजन पर आपकी क्या राय है दोस्तों, कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। तो वहीं दोस्तों तेल खरीद पर ट्रंप के खास सांसद ने उगला जहर, साथ में चीन और ब्राजील को भी लपेटा। कह दिया पुतिन के समर्थन की कीमत चुका रहा है भारत। ट्रंप के करीबी समझे जाने वाले एक अमेरिकी सांसद लिंडसे ग्राहम ने रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर भारत पर निशाना साधा। उन्होंने कहा है कि भारत, चीन और ब्राजील पुतिन के युद्ध मशीन को सहारा दे रहे हैं। उन्होंने तीनों देशों को धमकाते हुए कहा है कि भारत पुतिन का समर्थन करने की भारी कीमत चुका रहा है और बाकी देशों को भी जल्द इसका भुगतान करना होगा। लिंडसे ग्राहम ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी के वरिष्ठ सीनेटर हैं। उन्हें आक्रामक अमेरिकी विदेश नीति का समर्थक और रूस चीन का कड़ा विरोधी माना जाता है। आपको बता दें दोस्तों ये यानी लिंडसे ग्राहम इससे पहले भी कई मौकों पर भारत को धमका चुके हैं। उन्होंने इससे पहले भारत, चीन और ब्राजील पर 100% टैरिफ लगाने की धमकी दी थी। तो वहीं दोस्तों मैक्सिमम अमेरिकी जो हैं वो डोनाल्ड ट्रंप को ही गलत बता रहे हैं। अमेरिका में ही घिरते नजर आ रहे हैं ट्रंप। हर तरफ से मिल रही है आलोचना। यहाँ तक कि पूर्व उपराष्ट्रपति ने भी जमकर खरी खोटी सुनाया डोनाल्ड ट्रंप को। जी हाँ दोस्तों, भारत पर मोटा टैरिफ लगाकर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत अमेरिकी संबंधों को भी ताक पर रख दिया। इन नीतियों की वजह से अब ट्रंप को घर में ही विरोध का सामना करना पड़ रहा है। अमेरिकी राजनेताओं और विशेषज्ञों ने ट्रंप की टैरिफ नीति और भारत पर लगाए गए शुल्कों की कड़ी आलोचना की। बुधवार से भारत पर अतिरिक्त 25% टैरिफ लागू होने के बाद कई अमेरिकी सांसदों, राजनयिकों और विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि यह कदम अमेरिका की सबसे महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदारियों में से एक को नुकसान पहुंचा सकता है। हाउस फॉरेन अफेयर्स कमेटी के डेमोक्रेट्स ने कहा है कि अमेरिका के इस कदम से चीन को फायदा मिल सकता है। बुधवार को एक पोस्ट में समिति ने आरोप लगाया है कि सिर्फ भारत को निशाना बनाया जाना बिल्कुल सही नहीं है। पोस्ट में उन्होंने लिखा कि टैरिफ के साथ सिर्फ भारत पर ध्यान केंद्रित करने का ट्रंप का फैसला अमेरिकियों को नुकसान
नुकसान पहुंचा रहा है और इस प्रक्रिया में भारत अमेरिका संबंध खराब हो रहे हैं, जिस पर ट्रंप को काफी ज्यादा सोचने विचार करने की जरूरत है। दोस्तों, इन्होंने कहा कि अगर डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन रूसी तेल खरीदने वाले हर एक देश पर अतिरिक्त प्रतिबंधों की धमकी का विकल्प चुनता तो अलग बात होती, लेकिन सिर्फ भारत पर ध्यान केंद्रित करने के फैसले को उन्होंने सबसे भ्रामक नीतिगत फैसला बताया। रूसी ऊर्जा का सबसे बड़ा आयातक है चीन, अभी भी रियायती दामों पर तेल खरीद रहा है और अब तक उसे ऐसी सजा नहीं दी गई है। वहीं अमेरिका के पूर्व उपराष्ट्रपति माइक पेंस ने भी ट्रंप की नीति की आलोचना की। पेंस ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा कि अमेरिकी कंपनियां और अमेरिकी उपभोक्ता अमेरिकी टैरिफ की कीमत चुका रहे हैं। पेंस ने एक लेख भी शेयर किया जिसमें बताया गया था कि कैसे फोर्ड ने अपनी ज्यादातर गाड़ियां अमेरिका में बनाई, इसके बावजूद सिर्फ 3 महीनों में $80 करोड़ का टैरिफ चुकाया। अमेरिका के पूर्व उप विदेश मंत्री कर्ट कैंपबेल ने अमेरिका और भारत की साझेदारी को 21वीं सदी में अमेरिका का सबसे महत्वपूर्ण रिश्ता तक बता डाला। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जी को राष्ट्रपति ट्रंप के आगे घुटने नहीं टेकने चाहिए। भारत में अमेरिका के पूर्व राजदूत केनेथ जस्टर ने भी इन चिंताओं को दोहराया और कहा कि अचानक टैरिफ की घोषणा एक कूटनीतिक झटका है जिससे अमेरिका का ही नुकसान होगा। इतना ही नहीं दोस्तों, वहीं ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी के कुछ नेताओं तक ने भी ट्रंप की नीतियों पर बड़े सवाल उठा दिए। अब आप ही बताइए दोस्तों, यहाँ तक कि अमेरिका भी ट्रंप का सपोर्ट नहीं कर रहा है, ट्रंप की नीतियों का सपोर्ट नहीं कर रहा है और ट्रंप के फैसलों को बेवकूफी बता रहा है। हालांकि आप लोग ट्रंप के फैसले को क्या बताना चाहेंगे कमेंट में जरूर लिखकर बताइएगा और जितना ज्यादा हो सके वीडियो को दोस्तों शेयर करिएगा अंत में। लेकिन अभी फिलहाल वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक का बटन जरूर दबा दीजिएगा, सामने लाइक का बटन है। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जहां चीन के राष्ट्रीय रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता ने गुरुवार को कहा कि चीन और भारत को अपने सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और सौहार्द की संयुक्त रूप से रक्षा करनी चाहिए। चीनी रक्षा मंत्रालय का यह बयान ऐसे समय पर आया है जब अगले हफ्ते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी चीन के दौरे पर भी होने वाले हैं। जैसा कि हमने आपको शुरू में बताया, प्रवक्ता झांग शियाओगांग इस महीने की शुरुआत में सीमा विवाद पर चीन और भारत के विशेष प्रतिनिधियों के बीच हुई 24वें दौर की वार्ता के संबंध में एक संवाददाता सम्मेलन में यह टिप्पणी की है। वार्ता के दौरान 10 सूत्रीय सहमति बनी और दोनों पक्ष राजनयिक और सैन्य माध्यमों से सीमा प्रबंधन और नियंत्रण तंत्र का इस्तेमाल पर सहमत हुए हैं। भारत की ओर से इस बैठक का प्रतिनिधित्व एनएसए अजित डोभाल ने किया था। झांग ने कहा कि वार्ता के दौरान दोनों पक्षों ने सकारात्मक और रचनात्मक भावना से चीन भारत सीमा के मुद्दों पर साफ और गहन विचारों का आदान प्रदान किया और कई सहमतियों पर पहुंचे हैं। डोभाल वांग वार्ता के 5 ठोस परिणाम सामने आए जिनमें परामर्श और समन्वय के लिए कार्य तंत्र के तहत एक विशेषज्ञ समूह का गठन करना शामिल है ताकि सीमा निर्धारण में जल्द सफलता मिल सके। जी हाँ, इससे आप क्लियरली देख सकते हैं दोस्तों कि भारत चीन के संबंध कितने ज्यादा मजबूत होते दिखाई दे रहे हैं हाल के समय में। तो वहीं आपको अगली खबर बता दें, भारत और बांग्लादेश के बीच ढाका में हुई वार्ता में बीएसएफ ने दे दिया स्पष्ट संदेश। क्या दिया? अवैध घुसपैठियों को करते रहेंगे बाहर। जी हाँ, भारत और बांग्लादेश के बीच चल रहे तनाव के दौरान सीमा सुरक्षा बलों के प्रमुखों के बीच द्विवार्षिक महानिदेशक स्तर बैठक गुरुवार को ढाका में संपन्न हुई। इस दौरान बीएसएफ ने साफ संदेश दिया कि हम अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों को वापस भेजते रहेंगे। इस बातचीत के केंद्र में अवैध घुसपैठ, सीमा पर हिंसा और द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने जैसे अहम मुद्दे रहे। भारत ने क्लियर कर दिया कि वो केवल अवैध घुसपैठियों को ही वापस भेज रहा है। भारतीय सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ के महानिदेशक दलजीत सिंह चौधरी ने इस अवसर पर बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश के प्रमुख मेजर जनरल मोहम्मद अशफुर्जमा सिद्दीकी के साथ आयोजित संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में कहा कि भारत से बांग्लादेश भेजे जा रहे लोग वे हैं जो अवैध रूप से घुसे हैं और उन्हें उचित प्रक्रियाओं के तहत ही वापस भेजा जा रहा है। चौधरी ने जानकारी दी कि अब तक 550 लोगों को बीजीबी को सौंपा जा चुका है और 2400 मामलों का सत्यापन भारत स्थित बांग्लादेशी उच्चायोग की सहायता से किया गया है। चौधरी ने स्पष्ट किया है कि दोनों देशों के पास कानूनी प्रत्यावर्तन का एक स्थापित तंत्र है जिसके माध्यम से ऐसे मामलों का निपटारा किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, यानी कि मोहम्मद यूनुस से क्लियर कह दिया अपने भारत ने कि इन घुसपैठियों पर कंट्रोल करो या फिर हम अपने तरीके से इनको देखेंगे। वहीं आपको बता दें दोस्तों, पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में घुसकर किए हमले जिसके बाद भड़कते तालिबान ने दूत को कर दिया तलब। जी हां, तालिबान के विदेश मंत्रालय ने काबुल में पाकिस्तान के राजदूत को तलब किया और पूर्वी अफगानिस्तान में पाकिस्तानी सेना की ओर से किए गए हवाई हमलों के जवाब में एक औपचारिक विरोध पत्र सौंपा, जिसके बाद एक बार फिर पाकिस्तान और तालिबान पर तनाव के संकेत मिले हैं। खबरों के मुताबिक बुधवार शाम को अज्ञात ड्रोनों ने 3 अफगान प्रांतों में तहरीक तालिबान पाकिस्तान यानी टीटीपी और हाफिज गुल बहादुर गुट के लड़ाकों को निशाना बनाया था। माना
माना जा रहा है कि ये ड्रोन पाकिस्तानी सेना के थे। तालिबान ने इस कार्रवाई को अपने देश की संप्रभुता का उल्लंघन माना। एक बयान में अफगान विदेश मंत्रालय ने पुष्टि की है कि पाकिस्तानी सेना ने खोस्त और नंगरहार प्रांतों के कुछ हिस्सों पर रात भर हवाई हमले किए, जिसमें 3 नागरिक मारे गए और 7 अन्य घायल हो गए। तालिबान ने इन हमलों की निंदा करते हुए इन अफगानिस्तान के हवाई क्षेत्र का उल्लंघन बताया और इन्हें राष्ट्रीय संप्रभुता का साफ उल्लंघन और भड़काऊ कार्रवाई बताया। ये हवाई हमले दोनों पक्षों के बीच चल रहे तनाव के बीच हुए हैं, जहां पाकिस्तान बार बार अफगानिस्तान की धरती पर तहरीके तालिबान पाकिस्तान के लड़ाकों की मौजूदगी पर चिंता जाहिर करता रहा है। अगली खबर की बात करते हैं, जहां पर युद्धाभ्यास करने जा रहे हैं चीन और नेपाल। ओली के बीजिंग दौरे से पहले बड़ा ऐलान। दोस्तों, नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली की चीन यात्रा से कुछ दिन पहले रक्षा मंत्रालय ने घोषणा की है कि चीनी और नेपाली सेनाएं अगले महीने नेपाल में संयुक्त आतंकवाद रोधी प्रशिक्षण अभ्यास करेंगी। चीनी राष्ट्रीय रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता झांग शियाओगांग ने बीजिंग में संवाददाता सम्मेलन में बताया कि सितंबर की शुरुआत से मध्य तक आयोजित होने वाले अभ्यासों में व्यापक आतंकवाद रोधी अभ्यास के साथ साथ आपदा राहत और शांति अभियानों का प्रशिक्षण भी शामिल होगा। झांग ने कहा कि ये पीपुल्स लिबरेशन आर्मी और नेपाली सशस्त्र बलों के बीच 5वां संयुक्त प्रशिक्षण होगा और इससे उनकी संयुक्त आतंकवाद रोधी क्षमताएं बढ़ेंगी तथा दोनों सेनाओं के बीच पारंपरिक मित्रता और व्यवहारिक सहयोग और मजबूत होगा। चीन और नेपाल इससे पहले भी 4 बार युद्धाभ्यास कर चुके हैं। ओली के कार्यकाल में चीन और नेपाल के राजनीतिक और सैन्य संबंध मजबूत हुए हैं। जी हाँ, बता दें कि प्रधानमंत्री ओली शनिवार को 5 दिवसीय यात्रा पर चीन पहुंचने वाले हैं। इस दौरान वो तियानजिन में एससीओ प्लस शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। अगली खबर की बात करते हैं, जहां पर अब ऑस्ट्रेलिया से भिड़ गया ईरान। कैनबरा से अपने दूत को बुला लिया वापस। जी हां, पीएम अल्बनीज के बयान से मचा बवाल। दरअसल ईरान ने इजराइल के बाद अब ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज की एक टिप्पणी के बाद ईरान ने ऑस्ट्रेलिया से अपने राजदूत अहमद सादेगी को वापस बुला लिया है। इससे दोनों देशों में तनाव और अधिक बढ़ने की आशंका जाहिर की जा रही है। प्रधानमंत्री अल्बनीज ने ईरान द्वारा यहूदियों पर हमले करवाने का आरोप लगाने के बाद अयातुल्लाह अली खामेनेई को चेतावनी दी थी। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया में ईरानी राजदूत अहमद सादेगी को देश छोड़ते देखा गया। उन्हें कुछ दिनों पहले ही अल्बनीज ने देश छोड़ने का आदेश दिया था। अल्बनीज ने आरोप लगाया था कि तेहरान यहूदियों पर हमले करवा रहा है और उसने ऑस्ट्रेलिया में भी कम से कम 2 यहूदी विरोधी आगजनी हमलों की योजना बनाई थी। स्थानीय टेलीविजन चैनल नेटवर्क 7 और नेटवर्क 9 ने सिडनी हवाई अड्डे पर उड़ान भरने से पहले राजदूत अहमद सादेगी से बात की। जी हाँ दोस्तों, अल्बनीज ने इससे पहले मंगलवार को ही ईरान के साथ कूटनीतिक संबंधों को तोड़ दिया था। उन्होंने घोषणा कर दिया था कि ऑस्ट्रेलियाई खुफिया अधिकारियों ने निष्कर्ष निकाला है कि ईरान ने अक्टूबर 2024 में सिडनी में एक कोशेर यानी यहूदी खाद्य कंपनी लुइस कॉन्टिनेंटल किचन और 2 महीने बाद मेलबर्न के अडास इजराइल सेना गोग पर आगजनी हमलों का निर्देशन किया था। ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने सादेगी को यह जानकारी उनके सार्वजनिक आरोप के कुछ समय पहले दी थी। विश्लेषकों के मुताबिक अल्बनीज ने पहले भी ईरान के दूत को कैनबरा से निकालने के दबाव का विरोध किया था, जिसमें 2024 में सादेगी को उनके सोशल मीडिया पोस्ट के कारण विदेश मंत्रालय के अधिकारियों के साथ बैठक के लिए बुलाया गया था। दोस्तों, अगली खबर बता दें, बलूचिस्तान के नाम पर ट्रंप को फंसा देंगे आसिम मुनीर। जी हाँ, दरअसल पाकिस्तानी सेना प्रमुख आसिम मुनीर सीधे ट्रंप प्रशासन के संपर्क में है ताकि अमेरिका को रेयर अर्थ और तेल की खुदाई के लिए राजी किया जा सके। विश्लेषकों का कहना है कि यह सौदा स्थानीय आबादी को नाराज कर सकता है और वॉशिंगटन को अस्थिर घरेलू संघर्ष में उलझा सकता है। टाइम्स ऑफ इजराइल में छपी रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप को यह विश्वास दिलाया गया है कि पाकिस्तान दुर्लभ खनिजों और तेल का स्रोत हो सकता है, लेकिन राष्ट्रपति की ब्रीफिंग से यह हटा दिया गया है कि बलूचिस्तान, वजीरिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा जैसे इलाकों में खनन करना बेहद मुश्किल या असंभव होगा। ये इलाके पाकिस्तान की सेना के लिए भी शत्रुतापूर्ण है और यहाँ चीन तक हार मान चुका है। भू राजनीतिक विशेषज्ञ सर्जेई रेस्टेली का कहना है कि अगर ट्रंप इस रास्ते पर चल रहे हैं या चलेंगे तो अमेरिका फिर उन्हीं इलाकों में लौट जाएगा जिन्हें जो बाइडेन ने दोहा समझौते का हवाला देते हुए छोड़ दिया था। अन्य विश्लेषकों ने बताया कि बलूचिस्तान लंबे समय से जातीय और राजनीतिक अशांति का केंद्र रहा है। बाहरी ताकतों द्वारा शोषण की धारणा ने स्थिति को और बिगाड़ डाला है। चीन का प्रभाव सीपीईसी के जरिए पहले से ही स्थानीय असंतोष को बढ़ा चुका है, लेकिन अब अगर अमेरिका संसाधन निकालने में शामिल होता है तो ये विरोध और ज्यादा बढ़ सकता है। इस पर आपकी क्या राय है दोस्तों, बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। वहीं आपको बता दें, एयर शो की तैयारी के दौरान F-16 लड़ाकू विमान हुआ दुर्घटनाग्रस्त, जिसमें पायलट की हुई मौत। अमेरिका की बड़ी किरकिरी दोस्तों, 28 अगस्त को पोलैंड की वायुसेना के एक F-16 सी फाइटर जेट के दुर्घटनाग्रस्त होने से पायलट की मौत हो गई। यह हादसा रेडोम शहर के वॉर्जा रेडोम एयरपोर्ट
एयरपोर्ट पर उस समय हुआ जब विमान रेडॉम एयर शो के लिए अभ्यास कर रहा था। ये शो 30-31 अगस्त को आयोजित होना था, लेकिन अब इसे रद्द कर दिया गया है। इतना ही नहीं दोस्तों, वहीं आपको बता दें, अमेरिका अपने F-35 लड़ाकू जेट पर बहुत ज्यादा गर्व करता है, ओवर प्राउड करता है और इसे दुनिया का सबसे उन्नत फाइटर जेट बताता है। लेकिन हाल की घटनाओं ने इस जेट को लेकर दुनिया भर में हैरानी पैदा कर दी है दोस्तों। ताजा खबर के मुताबिक अमेरिकी वायुसेना का F-35 जेट अलास्का में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। हादसे से पहले पायलट ने विमान को बचाने की हर मुमकिन कोशिश की। विमान में आई खराबी को ठीक करने के लिए पायलट ने हवा में 50 मिनट तक लॉकहीड मार्टिन के 5 इंजीनियरों के साथ कॉन्फ्रेंस कॉल की। जब ये कोशिश नाकाम रही तो पायलट को पैराशूट की मदद से विमान से बाहर कूदना पड़ा। इसके बाद जेट अलास्का के रनवे पर क्रैश हो गया। हादसे का कारण जेट के हाइड्रोलिक सिस्टम में बर्फ जमना बताया गया, जिससे लैंडिंग गियर जाम हो गया। यानी एक ही दिन में 2 बड़े हादसे हुए, वो भी अमेरिकी विमानों को लेकर, जहां F-16 और F-35 दोनों के दोनों दुर्घटनाग्रस्त हो गए दोस्तों, जिसने एक बार फिर डोनाल्ड ट्रंप के नीतियों पर सवाल खड़े कर दिए कि क्या ट्रंप ऐसे ही दुनिया पर नजर रखते रहेंगे, अपने देश को वो कब देखेंगे। अगली खबर की बात करते हैं, जहां सबसे बड़ा सर्वे दोस्तों, आज लोकसभा चुनाव हुए तो किसकी बनेगी सरकार। कांग्रेस को लगा तगड़ा झटका, भाजपा के लिए खुशखबरी दोस्तों, अगर आज लोकसभा चुनाव होते हैं तो देश में किसकी सरकार बनेगी। एनडीए बनाम इंडिया गठबंधन में से किसे सबसे ज्यादा सीटें मिलेंगी, इन तमाम सवालों का जवाब देते हुए एक दिलचस्प सर्वे निकलकर सामने आया है। दरअसल नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार अपने तीसरे कार्यकाल को 14 महीने पूरे कर चुकी है। लगातार तीसरी बार सत्ता पर काबिज भाजपा 2024 में पूर्ण बहुमत से चूक गई थी। ऐसे में आज चुनाव हो तो क्या भाजपा पूर्ण बहुमत हासिल कर पाएगी। बता दें दोस्तों, इंडिया टुडे और सी वोटर द्वारा हाल ही में किए गए मूड ऑफ द नेशन सर्वे के मुताबिक यदि आज लोकसभा चुनाव होते हैं तो राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए को 324 सीटें मिलने की संभावना है, जबकि विपक्षी गठबंधन इंडिया ब्लॉक को 208 सीटें मिल सकती हैं। अन्य को 11 सीटें मिलने का अनुमान है। पार्टी के हिसाब से सीटों को देखें तो सर्वे में भाजपा को सबसे ज्यादा 260 सीटें मिल सकती हैं, वहीं कांग्रेस को महज 97 सीटें मिलने का अनुमान है। अन्य दल 186 सीटें जीत सकते हैं। जी हां, सर्वे की माने तो ये कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत बड़ा झटका है। दरअसल कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव 2024 में 99 सीटें मात्र जीती थी, लेकिन ताजा सर्वे में उसकी 2 सीटें और कम दिखाई जा रही है। वहीं भाजपा ने 240 सीटें जीती थी, लेकिन सर्वे में उसकी सीटों की संख्या 260 हो गई है दोस्तों। पर्सनली बीजेपी की सीटों की संख्या बढ़ी है दोस्तों। वहीं अगर बात करें, अगर आज बिहार में चुनाव हो जाए तो कौन मारेगा, कौन सी पार्टी मारेगी बाजी, जहां कांटे की टक्कर जरूर दिखाई दी है। जी हां दोस्तों, बिहार में विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर राजनीतिक गलियारों में माहौल खूब गर्म है। 243 सीटों वाली बिहार विधानसभा के लिए अक्टूबर-नवंबर में चुनाव होने की संभावना है। इस बार का चुनाव कई मायनों में महत्वपूर्ण है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन और महागठबंधन के बीच कड़ा मुकाबला होने की उम्मीद है। वहीं प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी भी सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी में है। इस बीच एक ताजा सर्वे आया है जिसमें बिहार को लेकर कुछ रोचक अनुमान लगाया गया है दोस्तों। इंडिया टुडे सी वोटर के मूड ऑफ द नेशन सर्वे के नतीजे बताते हैं कि अगर आज बिहार की सभी 40 लोकसभा सीटों पर चुनाव हो तो एनडीए अपनी बढ़त बनाएगा। सर्वे के मुताबिक 2024 लोकसभा चुनाव में 47% वोट पाने वाला एनडीए अब 50% वोट शेयर हासिल कर सकता है। वहीं विपक्षी इंडिया ब्लॉक का वोट शेयर 39% से बढ़कर 44% तक पहुंचने का अनुमान है। यानी दोनों गठबंधनों के बीच का अंतर थोड़ा कम जरूर हुआ है। इस पर आपकी जो भी राय हो दोस्तों, आपके हिसाब से कौन मारेगा बाजी और कौन होगा, किस पार्टी का सीएम होना चाहिए दोस्तों बिहार में, आपकी जो भी राय हो लिखकर अवश्य बताएगा। लगे हाथ तो वीडियो को लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद कह दीजिएगा। तो मिलते हैं आप अगली बड़ी खबर में। यहां तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत।